ममता बनर्जी एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में ताकत और संघर्ष का दूसरा नाम है, पर साथ ही ये नाम गहरे विरोधाभासों से भी जुड़ा है। तो चलिए आज उनके इस तूफानी सफर और उनके शासन की जटिल परतों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आज की चर्चा का केंद्र है। क्या बंगाल की तृणमूल कांग्रेस केंद्र की बीजेपी का ही एक अक्स है? जरा देखिए इन समानताओं को। दोनों पार्टियां एक मजबूत नेता पर केंद्रित हैं, दोनों पर ताकत के इस्तेमाल के आरोप लगते हैं और दोनों ही लंबे समय से सत्ता में हैं। ये समानताएं वाकई चौंकाने वाली हैं, है ना? उनकी शख्सियत को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2006 में। सोचिए, एक महिला 25 दिनों से भूख हड़ताल पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि किडनी फेल हो सकती है, पर जब उनसे रुकने को कहा जाता है तो जवाब क्या आता है? बस 2 शब्द, चोलबेना। इसी एक पल ने उन्हें किसानों के लिए लड़ने वाली एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन रुकिए, जैसा कि ममता बनर्जी के साथ अक्सर होता है, कहानी में एक और पहलू भी है। एक तरफ जहां दुनिया ने इसे एक महान बलिदान के तौर पर देखा, वहीं उन्हीं के एक पुराने साथी ने आरोप लगाया कि ये सब दिखावा था, कि पर्दे के पीछे सैंडविच और चॉकलेट भी चल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि वो असल में क्या हैं? एक समर्पित योद्धा या फिर राजनीतिक मंच की एक माहिर कलाकार? अच्छा, ममता बनर्जी के इस उभार को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने हराया किसे था। ये कहानी है एक ऐसे राजनीतिक किले को ढाने की और एक विद्रोही के शासक बनने की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 34 साल। जी हां, इतने लंबे समय तक वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल पर राज किया। ये सिर्फ एक सरकार नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी जड़ें समाज के हर कोने में फैली हुई थीं। सोचिए, उस दौर में जिंदगी कैसी थी। स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना हो या कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी हो, हर चीज के लिए पार्टी की हां जरूरी थी। और तो और आक्रामक ट्रेड यूनियनों की वजह से हड़तालें इतनी आम हो गईं कि एक एक कर सारे उद्योग बंगाल से बाहर चले गए। और इसी माहौल में एक नेता ने संघर्ष करना शुरू किया। 1984 में एक बड़े वामपंथी नेता को हराना, 1990 में एक जानलेवा हमले में बचना जिसमें उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर तक हो गया, और फिर अपनी पार्टी बनाकर आखिरकार 2011 में 34 साल पुराने इस किले को ढा देना। यही लड़ाइयां थी जिसने उनकी फाइटर वाली छवि बनाई। और फिर आया वो पल जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी, सिंगूर। ये लड़ाई थी लोगों की कार बनाम लोगों की जमीन की। टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन लेने के विरोध में ममता बनर्जी ऐसे उतरी कि भले ही बंगाल में औद्योगिकरण रुक गया, लेकिन वो किसानों की निर्विवाद नेता बन गई। अगर सिंगूर एक चिंगारी थी तो नंदीग्राम तो जैसे एक ज्वालामुखी बन गया। जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 14 लोग मारे गए तो इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और बस यही वो पल था जिसने लेफ्ट सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो लेफ्ट का किला तो ढह गया। अब देखते हैं दीदी के राज को। एक ऐसा दौर जो खुद अपने आप में विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ हैं लोगों की भलाई की योजनाएं, तो दूसरी तरफ हैं कुछ गंभीर चिंताएं। चलिए उनके शासन का हिसाब किताब देखते हैं। एक तरफ हैं उनकी बड़ी सफलताएं, जैसे लड़कियों की पढ़ाई के लिए कन्याश्री जैसी योजनाएं। लेकिन फिर दूसरी तरफ का पन्ना भी है, जिसमें एक कार्टून शेयर करने पर प्रोफेसर की गिरफ्तारी, शारदा नारदा जैसे बड़े घोटाले और राजनीतिक हिंसा के गंभीर आरोप भी हैं। तो फिर वो असल में हैं कैसी? उनके बारे में एक दिलचस्प तुलना की जाती है कि वो एक नारियल की तरह हैं। मतलब बाहर से एकदम सख्त, लेकिन जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि अंदर से वो उतनी ही नरम दिल हैं। अच्छा, बंगाल की राजनीति को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, सिंडिकेट। ये है क्या? ये दरअसल सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोकल दबंगों का एक सिस्टम है, जो कंस्ट्रक्शन से लेके कॉलेज में एडमिशन तक हर चीज को कंट्रोल करते हैं, और अक्सर अपने तरीके से। और अब कहानी घूमकर फिर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, क्योंकि अब बंगाल के राजनैतिक मंच पर एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी की, और ये एंट्री इस कहानी को एक नया मोड़ देती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2011 में 0 सीटें, 2016 में सिर्फ 3 और 2021 में छलांग मारकर सीधे 77 सीटें। मतलब बंगाल में बीजेपी का ये उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब वो एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और यहीं पर आती है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। जिन मुद्दों को हथियार बना के ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया था, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आवाज दबाना, आज बीजेपी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल खुद उनके खिलाफ कर रही है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। सुनिए जरा इन नारों को। ये वही आवाजें हैं, वही आरोप हैं जो कभी लेफ्ट के खिलाफ लगते थे। अब बस निशाना बदल गया है, वक्त का पहिया वाकई घूम चुका है। और ये बात हमें फिर से हमारी पहली स्लाइड पर ले आती है। मतलब जिन जिन चीज़ों के लिए केंद्र में बीजेपी पर सवाल उठते हैं, ठीक उन्हीं चीज़ों के लिए बंगाल में टीएमसी पर सवाल उठाए जाते हैं। ये एक ऐसा राजनीतिक आईना है जिसमें दोनों एक जैसे नजर आते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या बंगाल में सिर्फ झंडे का रंग बदला है, सत्ता का अंदाज नहीं? क्या एक तरह की तानाशाही की जगह बस दूसरी तरह की तानाशाही ने ले ली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचने पर मजबूर कर देता है।